जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम से जॉनी तक पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो अपना कल का एग्ज़ाम होने वाला है। आपका राजस्थान पुलिस में जो ट्रेनिंग चल रही है उसका इंडोर का जो एग्ज़ाम होता है वो कल हमारा होने वाला है। यानी हम राजस्थान पुलिस टेलीकॉम से होने वाला हूँ मैं, महेंद्र मीना, और हमारी ट्रेनिंग चल रही है पीटीएस टिगरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो हमारा कल इंडोर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग जो पेपर फर्स्ट लगने वाला है वो टोटल 110 मार्क्स का होने वाला है। 1 घंटे का उसमें पेपर होएगा जो एमसीक्यू बेस ऑनलाइन एग्जाम होगा, और मतलब आधे घंटे का वाइवा होने वाला है। इस प्रकार से टोटल मिला के 110 नंबरों का अपना क्वेश्चन पेपर होने वाला है। उसका सिलेबस मैं आप सभी को पहले दिखा देता हूँ। ये पेपर 12 है, इसमें से कुछ सेशन वगैरह इस प्रकार से दे रखा है। तो ये आप सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, फिर इसका मैं आप सभी को पूरा डिटेल में मतलब मैं चैट जीपीटी से जितना हो सका उतना मैं लिखवाया, और उसका मतलब परिभाषाएं वगैरह जितने सेक्शन धाराएं वगैरह हैं उन सभी को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी सिलेबस होने वाला है। यदि आपका अदर जगह ट्रेनिंग चल रही है और आपका भी एग्जाम है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। आपको भी इस वीडियो से काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो इतना अच्छे से याद नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे मैं काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी अच्छे से इनको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टोटल सिलेबस होने वाला है। तो ये सिलेबस है आप सभी के पास में। अगर पीडीएफ चाहिए इसको तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाए। इसका पीडीएफ भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका पीडीएफ चाहिए तो उसको भी आप सभी को पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं अपन, मतलब इसका जो हिंदी में मैंने राइट किया है और उसका पीडीएफ बनाया वो देख लेते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट का जो सबसे पहले है BNSS, ये होने वाला है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे ये शुरुआत होने वाली है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नंबरों के क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले BNSS, इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये 2023 में रहने वाली है। और इसके बाद करें इसका परिचय। तो BNSS के परिचय की बात है 2023 से, जो तो 2000 2023 ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 CRPC को रिप्लेस किया है। यानी इसकी जगह मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह यहाँ आई है। और इसकी लागू तिथि क्या है BNSS की? तो लागू तिथि यानी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई थी। आई कब थी? 2023 में ये आई थी, और लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? आपराधिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने इसका उद्देश्य है। डिजिटल साक्ष्य को मान्यता और समयबद्ध जांच और ट्रायल, और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा, यह इसका सुरक्षा होने वाला है। मुख्य परिभाषा की बात करें तो सेक्शन 2 यानी धारा 2 में मुख्य परिभाषा ये दे रखी है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण शब्दों की बात करें तो बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें जमानत अधिकार है, यानी जमानत का अधिकार है, या जिसमें 7 साल की कम सजा वाले जो अपराध है उनको जमानती अधिकार या बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध, जमानत कोर्ट के विवेक पर इसमें मिलती है। ऐसे मतलब डायरेक्ट इसमें मतलब 7 साल से जो अधिक के अपराध हैं उनमें अब जमानत मतलब कोर्ट देता है, ना कि पुलिस दे सकती है। तो ऐसे अपराधों को गैर जमानती ऑफेंस या मतलब गैर जमानती अपराध कहा जाता है। फिर आता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होता है? पुलिस बिना वारंट के इसमें गिरफ्तारी कर सकती है जो संज्ञेय अपराध रहते हैं उनके अंतर्गत। और नॉन संज्ञेय अपराध यानी असंज्ञेय अपराध, बिना कोर्ट आदेश जांच नहीं होगी इस प्रकार के उसमें। तो बिना कोर्ट के आदेश जांच नहीं होगी इस प्रकार के मतलब केस में, असंज्ञेय अपराध में। चीज़ में आपको ध्यान रखना। इसके बाद आती है कंप्लेंट यानी शिकायत। शिकायत क्या होती है? तो मजिस्ट्रेट को दिया गया आरोप पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर जो रहती है उसे शिकायत कहा जाता है। इसके बाद फिर आती है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट, इसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। विक्टिम क्या होता है? पीड़ित क्या होता है? जिसे अपराध से हानि हुई है, यानी जिसके साथ अपराध हुआ है वो विक्टिम रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये परिभाषा ये आएगा आपके एग्जाम में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आएंगे आप सभी को। यदि आप चाहोगे तो मैं 50 से 100 के लगभग क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस सिलेबस से रिलेटेड। तो आप उनको पढ़ के चले जाना, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद एक और वीडियो आ जाएगा, आप दोनों वीडियो देख लेना। इसमें तो आपको मतलब नोट्स टाइप में आपसे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिल जाएगी। इसके बाद आता है धारा फर्स्ट। धारा फर्स्ट की बात करें, BNSS की धारा फर्स्ट की बात करें अपन, है ना। तो भारतीय नागरिक संहिता 2023 में पूरे भारत में लागू है। कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2024 से ही लागू हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आती है धारा
अच्छा, इसमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड यानी जो कोर्ट रहते हैं उनके कितनी क्लासेस रहती है, यानी कितने पार्ट भागों में से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आता है, भारत में आपराधिक न्यायालय की बात करें तो सबसे पहले आता है सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट आता है। फिर आता है प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट और फिर आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इस प्रकार से टोटल मिला के 4 प्रकार के कोर्ट होते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 14 से लेकर 20 तक, ये कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन है ना। तो ये आता है इसमें धारा 14 जुडिशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति इसमें होती है। और कौन नियुक्ति करता है, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सलाह से इसकी नियुक्ति की जाती है। यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है, उच्च न्यायालय की सलाह से इसकी नियुक्ति करती है। फिर आता है धारा 15, धारा 15 में क्या है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है और विशेष मामलों के लिए इसे नियुक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है धारा 16। तो इसमें क्या आता है, पॉलिटिशियन एरियाज यानी महानगर क्षेत्र घोषित करने की शक्ति इसके पास होती है। तो ये इसके मेट्रोपॉलिटिशियन एरियाज इसके अंतर्गत इसे आता है। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 17, इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM आता है। तो CJM के बाद जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 18, इसमें सब ऑर्डिनेशन ये रहता है, यानी मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीन आता है। इसमें धारा 18 में यह उल्लेख दे रखा है PNSS की धारा 19 के अंतर्गत 18 के। फिर आता है धारा 19 और 20, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी की नियुक्ति और शक्तियों के बारे में बताया गया धारा 19 और 20 में। इस बार नेक्स्ट आता है अनुसूची ए। तो अनुसूची 1 के अंतर्गत बात करें तो शेड्यूल 1 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, इसमें अपराधों का वर्गीकरण दे रखा है, यानी कौन से अपराध कौन से संज्ञेय हैं या असंज्ञेय है। तो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध यानी संज्ञेय अपराध जमानती होते हैं और असंज्ञेय अपराध गैर जमानती होती है। किस न्यायालय में विचारणीय है और अधिकतम सजा कैद में प्रावधान रहता है। और उदाहरण के लिए अपराध प्रकार और जमानत न्यायालय, यानी अपराध यदि हत्या की है किसी की तो वह मतलब कौन सा अपराध है, वो संज्ञेय अपराध है, इसमें गैर जमानती है और सत्र न्यायालय के अंतर्गत यह जाएगा। फिर आता है साधारण मारपीट है ना, तो ये संज्ञेय अपराध है ये भी, और इसमें जमानती होता है और इसमें मतलब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 30 से 109, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसमें अरेस्ट यानी गिरफ्तारी से संबंधित है ये 30 से 109। और इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी यानी संज्ञेय अपराध में पुलिस मतलब बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। गिरफ्तारी के समय कारण बताना अनिवार्य होता है उनको, मतलब जो इसको गिरफ्तार किया जा रहा है ना उसको कारण बताना अनिवार्य रहता है कि क्यों आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इधर नेक्स्ट आता है महिला गिरफ्तारी, सूर्यास्त के बाद विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है महिला गिरफ्तारी। और महिला गिरफ्तारी करने के लिए आपको साथ में महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है और ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और यदि महिला की विशेष परिस्थिति नहीं है तो आपको महिलाओं को दिन में ही गिरफ्तार करना है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व आपको उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है नोटिस ऑफ ऑफेंस, यानी छोटे अपराधों से सीधा गिरफ्तारी नहीं, पहले नोटिस दिया जाए। छोटे अपराधों में डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसमें पहले नोटिस दिया जाता है। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आरोपी को यदि गिरफ्तार कर लिया तो आरोपी और पीड़ित का मेडिकल परीक्षण करवाना अनिवार्य होता है। इसके बाद आता है FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यह संज्ञेय अपराध में अनिवार्य होती है। तो इसको मतलब फर्स्ट FIR की फुल फॉर्म रहती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये संज्ञेय अपराध में लिखना जरूरी होती है। संज्ञेय मतलब FIR लिखने से पहले 0 FIR लिखे जाते हैं जो किसी थाने में दर्ज हो सकती है, यानी वह मतलब किसी थाने के अधिकार क्षेत्र का हो या नहीं हो, उससे पहले जो FIR लिखाई जाती है या आप किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हो उसे 0 FIR कहा जाता है। और ये किसी भी थाने में लिखी जा सकती है चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो। फिर उसके बाद में उस FIR को डायरेक्ट आपके अधिकार क्षेत्र वाले एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। FIR की कॉपी मुफ्त में दी जाएगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके बाद आता है रिमांड। रिमांड क्या होता है, तो पुलिस रिमांड पर अधिकतम 15 दिन तक ले सकती है किसी भी अपराधी को, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट आता है न्यायिक हिरासत। न्याय की हिरासत में 60 या 90 दिन हम अपराधी गंभीरता के अनुसार रख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव एक्शन, यानी धारा 106 से 109, यानी शांति भंग रोकने के लिए बंद पत्र, यानी शांति को भंग करता है तो उसको रोकने के लिए बंद पत्र रहता है एक, तो उसके लिए कौन सी धारा दे रही है, तो धारा 106 में सजा के बाद शांति बनाए रखने का आदेश दे रखा है। धारा 107 में शांति भंग की आशंका होती है उसके लिए दे रखा है। धारा 108 में भड़काऊ प्रकाशन के लिए दे रखा है। और धारा 109 संदिग्ध व्यक्ति से सुरक्षा बंद पत्र लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट
आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट किया है। तो बीएनएसएस से सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये सीआरपीसी कब की थी, 1860 की थी। और बीएनएसएस कभी लागू है, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई। और जीरो एफआईआर की सुविधा क्या होती है कि आप किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हो। डिजिटल साक्ष्य को मान्यता दी जाएगी, यानी फोटोग्राफी वीडियो वगैरह रहते हैं उसे डिजिटल साक्ष्य होते हैं। और समयबद्ध जाँच, यानी समय के अंतर्गत ही आपको जाँच करनी हुआ है। पीड़ित को अधिकार है कि वह मतलब किसी थाने में कहीं पे भी मतलब अपनी रिपोर्ट वगैरह लिखवा सकती है और उसको मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा थाना अधिकारी द्वारा। ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब 104 से 109 ये भी प्रिवेंटिव सेक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको अच्छे से रिपीट करके देख लें, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें। अब आता है नेक्स्ट पेपर, आता है पेपर 2 बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। ये आती है पेपर नंबर 2 की है। और इसमें इसके लिए बात कर लेते हैं अपन, इसमें क्या क्या दे रखा है बीएनएस में। तो सामान्य स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखा है धारा फर्स्ट में। अर्थ यानी कानून की बुनियादी परिभाषा और शब्दों की व्याख्या दे रखी है इसमें बीएनएस की धारा फर्स्ट में। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसके, तो अपन देख लेते हैं। धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम और विस्तार दे रखा है धारा फर्स्ट में। धारा 2 दे रखी है, उसमें परिभाषाएं दे रखी है, डेफिनेशन मतलब बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है इसमें, 30 40 से 50 के समथिंग डेफिनेशन दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत के धारा 3, भारत के बाहर किए गए अपराधों को पर भी है लागू होती है, धारा 3 में ये दे रखा है। फिर नेक्स्ट आता है धारा 4, कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होने का विस्तार दे रखा है धारा 4 में। और इन धाराओं में से हमें यह समझ आता है कि कानून कहाँ और कब किस प्रकार से लागू होगा, ये समझ इन धाराओं से अपन का आ जाता है। दंड, दंड की बात करें, दंड क्या होता है, पनिशमेंट्स क्या होता है। तो दंड का उद्देश्य क्या होता है, अपराध को रोकना होता है दंड का उद्देश्य, और अपराधी को सुधारना, यह मतलब दंड का उद्देश्य होता है। और समाज में न्याय स्थापित करना, ये मतलब दंड को मतलब परिभाषित करते हैं। और दंड क्यों दिया जाता है इसका ध्यान रखें। मुख्य दंड के प्रकारों की बात करें, धारा 4 के बाद संबंधित धारा है दंड के प्रकार होते हैं, मृत्युदंड, आजीवन कारावास। और नेक्स्ट आता है साधारण और कठोर कारावास, जुर्माना, संपत्ति जब्त करना, ये सभी दंड के अंतर्गत आता है। दंड अपराधी की गंभीरता के अनुसार दिया जाता है और न्यायालय के द्वारा ये दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है सामान्य अपराध, जनरल एक्सपेक्टेशन, धारा 14 से आगे आएगी इसमें। तो इसकी बात करें तो कुछ परिस्थितियों में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता, जैसे मुख्य अपराधी व अज्ञानता यानी मिस्टेक से कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और इसके बाद है न्यायोचित रक्षा यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसके अंतर्गत कोई किया जाता है तो यानी आत्मरक्षा में कोई अपराध किया जाता है तो उसे अपराध श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और दुर्घटना, एक्सीडेंट, यदि कोई गलती से हो जाता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और बालक द्वारा किया गया कार्य यानी निश्चित आयु से कम यानी 7 वर्ष से कम, यदि कोई बालक है और उसने कोई अपराध किया तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और पागलपन यानी अनसाउंड माइंड, यानी कोई पागल है तो उसको भी मतलब अपराध श्रेणी में नहीं आई, उसके द्वारा कोई कृत्य कर दिया जाता है तो उसको भी अपराध की श्रेणी में नहीं जा सकता। और आवश्यकता पड़ने पर कोई गलत कार्य किया जाता है तो उसे भी अपराधिक श्रेणी में नहीं माना जाता है। विशेष परिस्थितियों की बात अलग होती है लेकिन इसमें नहीं कहा जाता है। यदि कोई कार्य इन परिस्थितियों में किया गया हो तो अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेंस रिया और एक्टस रिया। तो मेंस रिया और एक्टस रिया क्या होती है, तो मेंस रिया दोषपूर्ण मंशा वाला इंसान रहता है, जो दोषपूर्ण मंशा रहती है उससे यानी अपराध करने की मानसिक स्थिति या इरादों को मेंस रिया कहा जाता है। इसके बाद आता है एक उदाहरण के लिए यदि किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की योग्यता रहती है, योजना रहती है, उसे मेंस रिया कहा जाता है। और अब आता है एक्टस रिया यानी अपराधी करते रहता है ना, उसे एक्टस रिया कहा जाता है। यानी वास्तविक किया गया गलत कार्य उसे एक्टस रिया कहा जाता है। उदाहरण किसी पर हमला करना, यह क्या रहता है, एक्टस रिया रहता है। और मेंस रिया क्या रहता है, मेंस रिया रहता है किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना, उसे मेंस रिया कहा जाता है। फिर आता है सिद्धांत। केवल सोचने से अपराध नहीं होता है, सिर्फ अपराध सिद्ध करने के लिए दोषपूर्ण मंशा प्लस अपराधी करते दोनों आवश्यक है। इसे आवश्यक है और कुछ अपराधों छोड़कर तभी मतलब अपराधी श्रेणी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट, मोटिव और इंटेंशन में क्या अंतर है। तो आधार यानी ऑब्जेक्टिव यानी क्या होता है आधार, मोटिव यानी उद्देश्य और इंटेंशन यानी होता है आशय। इसका अर्थ होता है जैसे अपन इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अर्थ है अंतिम लक्ष्य कारण करने की मंशा, है ना, अंतिम लक्ष्य कारण करने की मंशा। महत्व कम महत्वपूर्ण, अदालत में कम महत्व सबसे महत्वपूर्ण। उदाहरण पैसा पाना, बदला लेना, गोली चलाने, ये सभी इसके मतलब उद्देश्य आशय वगैरह है। तो इस प्रकार से इंटेंशन यानी आशय अपराध सिद्ध करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है। क्या रहता है, इंटेंशन सबसे अधिक मतलब महत्वपूर्ण रहता है क्या, अपराध सिद्ध करने में। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 14 से लेकर 62 तक संक्षिप्त सार से संबंधित है। इन धाराओं मुख्य रूप से क्या सामान्य अपवाद दे रखा है, जैसे उकसाना, ये अबेसमेंट,
ये रहता है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, अपराध का प्रयास, अटेम्प्ट ये रहता है, और सामूहिक दायित्व, कॉमन इंटेंशन ये रहता है। और निष्कर्ष, इसमें क्या करना आपको, पेपर 2 में मुख्य फोकस है कानून की बुनियादी समझ, ये मुख्य बिंदु है, अपराध के तत्व यानी मेंस एरिया और एक्टस एरिया, दंड व्यवस्था, ये सभी चीज़ें आपको और सामान्य अपवाद, ये सभी आप सभी को मतलब अच्छे से पढ़ के जानी, इनमें से यहाँ पे आने वाला है। अब आता है पेपर 2 का BNS की धारा 1, 2, 3, 4 और 14 से लेकर 62 तक, इनको अपन अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। सामान्य स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन, इनमें बात करें धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है, और ये इस अधिनियम का नाम भारतीय न्याय संहिता BNS है, और ये कब लागू हुई थी, ये पूरे भारत में लागू है, और ये भी 1 जुलाई 2024 को ही लागू हुई थी। लागू होने की तिथि सरकार द्वारा अधिसूचित है। और इसकी बात करें तो धारा 2, इसके परिभाषा डेफिनेशन 13 की धारा 2 में महत्वपूर्ण शब्दों की कानूनी परिभाषा दी गई, जैसे व्यक्ति यानी व्यक्ति कौन है, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को व्यक्ति कहा जाता है। दस्तावेज संपत्ति क्या है, दस्तावेज क्या है, तो ये सभी इनकी परिभाषा इसमें दे रखा है। चोट क्या होती है उसे कहा परिभाषित किया जाता है, और प्रश्न परिभाषा सीधी पूछी जाती है, तो आपको उनका ध्यान रखना है। धारा 3 क्या दे रखा है, भारत के बाहर किए गए अपराध, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है तो उस पर BNS लागू होगी। यानी कोई भारत का नागरिक है और वो विदेशों में रहता है और वहाँ पे जाकर कोई अपराध कर देता है, उस पर भारत की BNS यानी भारतीय न्याय संहिता उस पर लागू होगी 2023 वाली। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 4, विशेष परिस्थितियों में लागू, जहाज विमान में किए गए अपराधों पर भी मतलब भारतीय न्याय संहिता BNS लागू होने वाली है। और इसके बाद आता है भारतीय पंजीकृत वाहनों पर किए गए अपराध, यानी कोई भारत का पंजीकृत वाहन है और वहाँ कहीं पे भी हो, विदेश में हो या कहीं पर चल रहा हो, तो वहाँ भी उस पर BNS लागू होगी। फिर आता है दंड यानी पनिशमेंट। दंड कितने प्रकार के रहते हैं, तो दंड रहते हैं मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास और साधारण कारावास, और जुर्माना और संपत्ति जब्त करना। ये 6 प्रकार के दंड रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, देख सबसे पहले पढ़ो, मृत्युदंड, फिर आजीवन कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास, जुर्माना और संपत्ति जब्त करना, ये 6 प्रकार के दंड रहते हैं। और दंड का उद्देश्य क्या है, प्रतिशोध, निवारण, सुधार और समाज की सुरक्षा, ये सभी करना मतलब दंड देने का उद्देश्य रहता है। सामान्य अपवाद की बात करें तो जनरल एक्सपेक्टेशन, इनमें धारा से 14 से 44 तक मुख्यतः, और मुख्य अपवाद में क्या क्या आते हैं, तो तथ्य के भूल यानी मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट, यदि व्यक्ति ने सही समझकर कार्य किया है तो उसे तथ्य के भूल के अंतर्गत रखा जाएगा। दुर्घटना क्या होता है, बिना किसी आपराधिक मंशा के हुआ कार्य उसे दुर्घटना कहा जाता है। न्यायोचित प्रतिरक्षा, अपनी या दूसरों की रक्षा में किया गया कार्य, उसे मतलब क्या कहा जाता है, न्यायोचित प्रतिरक्षा कहा जाता है। अपनी या दूसरों की यानी खुद सेल्फ डिफेंस या दूसरों की रक्षा करते हुए जो कोई कार्य हो जाता है, किसी के चोट लग जाती है तो उसे न्यायोचित प्रतिरक्षा कहा जाता है, और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और आवश्यकता यानी नेसेसिटी, यह बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान करना, यानी कोई मतलब बड़ा नुकसान होने वाला है उसके लिए आप यदि मान लो कोई मरने वाला है और उसको आप बचाने जाओ और बचाने में उसको कुछ ज़्यादा चोट लग जाती है या कुछ भी करता है तो उसकी मृत्यु तो बच गई ना, इस वजह से उसे आवश्यकता कहा जाता है। उसको बचाना मुश्किल था, चाहे से उसका हाथ पे टूट जाए या कुछ हो जाए, सिर फूट जाए, लेकिन उसको बचाना जरूरी था, उसके लिए मतलब उसे मतलब आप अपराध श्रेणी में नहीं रख पाओगे। इसमें नेक्स्ट आता है बालक द्वारा अपराध, तो 7 वर्ष से कम यानी उसको पूर्ण छूट है, यदि 7 वर्ष से कम का कोई बालक है वो किसी प्रकार का कोई भी कृत्य कर देता है, चाहे से कुछ भी कर दो, वो मतलब किसी की हत्या कर दे या कुछ किसी प्रकार को उकसाने पर कुछ भी कर दे, लेकिन उसे अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। उस बालक को नहीं गिना जाएगा, यदि वो किसी के कहने पर कर रहा है तो उसे मतलब वो बता देगा तो फिर उस व्यक्ति को सजा होने वाली है और उस बालक को मतलब छोड़ दिया जाएगा वो श्रेणी में, क्योंकि उसके उकसाने पर कराया गया है ना, तो वो बालक को कोई सजा नहीं होगी, लेकिन जो करवा रहा है उसे जरूर सजा होगी। इस बार नेक्स्ट आता है 7 से 12 वर्ष, समझ पर निर्भर करता है कि वो कितना समझदार है, और कोई अपराध कर देता है तो उसको मतलब उस प्रकार से फिर न्याय सुधार गृह में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पागलपन, मानसिक असंतुलन की स्थिति को पागलपन कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सहमति यानी कंसेंट, यानी कुछ मामलों में सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, यानी कोई कार्य है उसमें यदि सहमति से हो रहा है तो उसमें कोई अपराध नहीं माना जाता यदि उस सहमति से किया गया है तो। फिर आता है मेंस रिया और एक्टस रिया, तो ये सब मैंने पहले बताया, तो अब इसको और अच्छे से देख लेते हैं अपन। मेंस रिया दोषपूर्ण मंशा रहती है, अपराध करने की मानसिक स्थिति, उदाहरण हत्या करने की योजना बनाना मेंस रिया होता है। इस बार नेक्स्ट आता है एक्टस रिया, आपराधिक करते यानी वास्तविक किया गया अपराध क्या रहता है, एक्टस रिया रहता है, उदाहरण किसी पर हमला करना यह एक्टस रिया के अंतर्गत आता है। फिर सिद्धांत आता है एक्टस नॉन फैक्ट
फेसिएट रिनम निसीमेंस सेट एरिया, यानी केवल कार्य अपराध नहीं बनाता जब तक मंशा दोषपूर्ण नहीं होता। यानी कोई अपराध है ना, कोई कार्य तब तक अपराध नहीं बनाता जब तक वो मंशा दोषपूर्ण न हो, तब तक वो अपराध नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही बात दे रखी है, तो इस चीज़ का ध्यान। अपराध सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए रहते हैं? दोषपूर्ण मंशा प्लस आपराधिक कृत्य आवश्यक होता है। इसमें नेक्स्ट आता है अपवाद। कुछ अपराधों में केवल कार्य ही पर्याप्त, जैसे लापरवाही के अपराध, इसमें कार्य पर्याप्त रहता है, मतलब वो अपराध करने के लिए। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, मोटिव और इंटेंशन में अंतर। तो आधार के आधार पर, ये मैंने आप सभी को पहले पढ़ा दिया है, शायद रिपीट हो चुका है ये। हाँ, ये नहीं पढ़ा है मैंने। आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपराधिक योजना को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। प्रयास, अटेम्प्ट, अपराध करने की कोशिश भी दंडनीय अपराध होती है, तो ये भी मतलब अपराध है। समान आशय, यानी कॉमन इंटेंशन से कई लोगों द्वारा मिलकर अपराध करना, ये समान आशय से ये भी अपराध कहता है। और इसमें सूची, ये सभी मतलब इंपॉर्टेंट होना है। फिर आता है पुलिस असंतोष के लिए उकसाना, अधिनियम 1922। तो पुलिस असंतोष के लिए उकसाना अधिनियम 1922 की बात करें तो ये क्या होने वाला उद्देश्य है? पुलिस बल में असंतोष, विद्रोह, अनुशासनहीनता फैलाने से रोकना है। धारा संक्षिप्त नाम और यह पूरे देश में लागू है। और इसकी बात करें तो इसमें परिभाषा दे रखा है BSA है। ये BSA की यहाँ पे बात हो रही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो इसकी बात करें तो ये पूरे देश में लागू है। और कब लागू हुई थी? ये भी 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी। और इसमें असंतोष की परिभाषा क्या होती है? असंतोष क्या होता है और परिभाषा कौन सी धारा में दे रही है? धारा 2 में दे रही है। निष्ठा की कमी और विद्रोही भावना, यह असंतोष रहते हैं। पुलिस का जैसे राज्य की पुलिस बल होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धारा 3 असंतोष के लिए उकसाना या दंड, यदि कोई व्यक्ति पुलिस में असंतोष का कर्तव्य से विमुख होने के लिए उकसाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसका नेक्स्ट आता है दंड, कारावास। अधिकतम 6 माह या जुर्माना होता है। यदि कोई मतलब पुलिस को उकसाता है तो उसके लिए 6 मंथ का अधिकतम कारावास या दंड दोनों होता है। इस बाद धारा 4, उकसाने का प्रयास भी अपराध है। किसी को कोई कार्य करने के लिए उकसाना भी एक अपराध है और केवल प्रयास ही दंडनीय है। मतलब उकसाना भी प्रयास है, एक दंडनीय अपराध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है अभियोजन की स्वीकृति। सरकारी अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलेगा, इसे अभियोजन की स्वीकृति वाले में धारा 5 में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है धारा 6, न्यायालय की अधिकारिता। केवल सक्षम मजिस्ट्रेट ही सुनाएगा। न्यायालय की अधिकारिता क्या है? पुलिस बल, इसमें आता है आपको अधिकारों पर प्रतिबंध, अधिनियम 1966, यानी पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1966 है ये। और इस उद्देश्य दे रखा है पुलिस बल में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखना है, इसका उद्देश्य होने वाला है। धारा 1 में क्या दे रखा है? संक्षिप्त नाम और विस्तार यहाँ पे दे रखा है, उन्हें पूरे भारत में लागू है। और धारा 2 में दे रखा है यहाँ परिभाषा, सदस्य पुलिस बल का कर्मचारी इसका सदस्य रहता है। धारा 3 के बाद अधिकारों पर प्रतिबंध, इसमें दे रखा है पुलिसकर्मी किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ सकता, यानी किसी भी राजनीतिक संगठन पुलिसकर्मी नहीं जुड़ सकता। किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं बना, यानी संगठन नहीं बना सकता पुलिस सदस्य। और बिना अनुमति प्रेस मीडिया में बयान नहीं दे सकता। धारा 4, नियम बनाने की शक्ति, यह धारा 4 में बताई गई है। इस बार नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और धारा 5 में दे रखा है दंड दे रखा है और उल्लंघन पर विभागीय कार्यवाही होगी। और धारा 6 में इसका संरक्षण दे रखा है। सद्भावना में किया गया कार्य पर संरक्षण दे रखा है, यानी कोई पुलिसकर्मी सद्भावना में आकर कोई कार्य कर देता है तो उसमें मतलब संरक्षण भी उनको प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, RTI एक्ट 2005 है ये। और इसका उद्देश्य क्या? सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इसमें धारा 1 से 4 प्रारंभिक प्रावधान दे रखे हैं, जिनमें से धारा 1 संक्षिप्त नाम व लागू क्षेत्र है। धारा 2 महत्वपूर्ण परिभाषा है, सूचना लोक प्राधिकरण है। धारा 3 में हर नागरिक को सूचना का अधिकार दे रखा है। धारा 4 में स्व प्रकाशन, यानी विभाग स्वयं जानकारी प्रकाशित करेगा, ये दे रखा है। और धारा 8 में सूचना से अपवाद दे रखा है। इसका नेक्स्ट आता है निम्न सूचनाएं नहीं दी जाएगी, यानी जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचना को नहीं प्रकाशित किया जाएगा या किसी को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अदालत में लंबित मामलों की गोपनीय जानकारी, यह भी नहीं प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत निजी जानकारी, यह भी इसको प्रदान नहीं की जाएगी। इसका नेक्स्ट आता है धारा 12, किससे संबंधित है? RTI एक्ट 2005 से संबंधित है। धारा 12 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग, इसका गठन, संरचना और कार्य के बारे में उल्लेख दे रखा है धारा 5 में। धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के बारे में उल्लेख दे रखा है, राज्य स्तर का आयोग रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है धारा 20 में दंड का प्रावधान दे रखा है, यानी सूचना न देने पर PIO पर 250
250 प्रतिदिन अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 21 में संरक्षण दे रखा है, सद्भावना में किए गए कार्य पर कानूनी संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है। इसमें नेक्स्ट आता है कोपटा कोटपा कोटपा आता है। इसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 ये कब आया था? 2003 में आया था। कोटपा अधिनियम 2003 में आया था। इसमें सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 है, इसको नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? तंबाकू उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। और इसमें धारा 1 में क्या दे रखा है? संक्षिप्त नाम और विस्तार दे रखा है। धारा 3 में परिभाषा दे रखा है, जिसमें सिगरेट तंबाकू उत्पाद आदि की परिभाषा इसमें दे रखी है। इस बार धारा 4 आते हैं। धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध से संबंधित है। और इसमें सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान अपराध है, जुर्माना आमतौर पर 200 रुपये इसमें लगाया जाता है। धारा 5 की बात करें, विज्ञापन पर प्रतिबंध बताया गया है। धारा 5 में कि किसी प्रकार से आप तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंध है। धारा 6 में देर का 18 वर्ष से कम को बिक्री से संबंधित है, जैसे नाबालिग को बिक्री करने पर अपराध है तंबाकू का। फिर आता है इसमें स्कूल के 100 गज के भीतर बिक्री से निश्चय से, यह धारा कौन सी में दे रखा है? धारा 6 में दे रखा है। इस बात आता है धारा 12। धारा 12 में इस प्रकार के उत्पादों की जब्ती के बारे में प्रक्रिया दी गई। अधिकतम अधिकारी तंबाकू उत्पाद जब्त अधिकृत अधिकारी तंबाकू उत्पाद जब्त कर सकते हैं, धारा 12 में बताया गया है। धारा 13 की बात है, अधिकृत अधिकारी निरीक्षण और कार्रवाई का अधिकार रहता है। धारा 21 में दंड का उल्लंघन दंड की प्रक्रिया बताई गई है, धारा का 5 का उल्लंघन करने पर। और विज्ञापन करने पर यह कारावास विज्ञापन करने पर कारावास या जुर्माने का दंड इसमें दिया जाता है। धारा 24 में दे रखे हैं, कंपनी द्वारा अपराध यानी कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी दोषी माने जाएंगे इसमें यदि किस प्रकार का उल्लंघन करते हैं तो। धारा 27 में दे रखा अन्य दंड प्रावधान यहाँ पे दे रखे। उल्लंघन करने पर जुर्माना या कारावास दोनों हो सकता है। और धारा 28 में अपराधों का संज्ञान दे रखा है, यानी सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पेपर नंबर 4 BSA का भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पूरे और हिंदी नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, अपने को देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA सामान्य परिचय की बात करें तो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, परंतु मूल सिद्धांत समान है। उद्देश्य इसका न्यायालय किन तथ्यों प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, साक्ष्य की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता को निर्धारित करना। और साक्ष्य का अर्थ, साक्ष्य 2 प्रकार का होता है, जैसे कि क्या क्या होता है? मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार का रहते हैं। ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 प्रकार के साक्ष्य होते हैं। महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन से इसमें? तो धारा 1 की बात है, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार संबंधित है। यह दिन पूरे भारत में लागू है और कब से लागू? 1 जुलाई 2024 से लागू है। यह न्यायालयिक कार्रवाई में लागू होता है। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 2 निरसन, यानी इसको निरस्त कर दिया गया, पूर्व साक्ष्य कानून को निरस्त करता है ये, तो इससे संबंधित होने वाला है। इसमें नेक्स्ट धारा आती है धारा 22 मौखिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों की सामग्री। फिर आता है किसी दस्तावेज की सामग्री को केवल मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है अपवाद, जब मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो उसे अपवाद कहा जाता है। धारा 23 की बात करें सिविल मामलों में स्वीकृति से संबंधित है। समझौते के दौरान किए गए स्वीकृति यदि गोपनीय शर्त पर हो तो साक्ष्य नहीं मानी जाएगी। इसमें नेक्स्ट आती है धारा 26 पुलिस अभिरक्षा में स्वीकारोक्ति, यानी पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान साक्ष्य नहीं, यानी कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में और वह बयान देता है तो वह मान्य नहीं है कि वह असली सबूत है, कि उसे मान्यता कोर्ट में वह मान्य नहीं रहता है, उसको गलत ही माना जा सकता है। यदि वो गवाह है उसको गलत बता देता है कि मैं दबाव में दिया गया तो उसको वहाँ पे साक्ष्य नहीं माना जाता। अपवाद, यदि मजिस्ट्रेट समक्ष दिया गया बयान वह मान्य रहता है, वह कोर्ट में मान्य रहता है। यदि मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान दिया गया तो हर जगह मान्य रहता है। इस बार नेक्स्ट आता है धारा 27 बरामदगी, यानी कोई चीज बरामद करना उसका सिद्धांत है। धारा 27 देर का यदि आरोप की सूचना में कोई वस्तु बरामद होती है तो उसके साथ साक्ष्य माना जाएगा। यह धारा परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आपने धारा 27 में क्या दे रखा है? BSA की धारा 27 किससे संबंधित है? कोई भी सामान की बरामदगी से संबंधित है, बरामद करने से संबंधित होने वाली है। तो नेक्स्ट आता है धारा 32 मृत्यु पूर्व कथन, यदि कोई व्यक्ति BSA की धारा 32 किससे संबंधित है? कि मृत्यु पूर्व बयान से संबंधित है, यानी डिवाइन डिक्लेरेशन, यानी मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान। यदि मृत्यु के कारण से संबंधित हो साक्ष्य स्वीकार्य, यानी यदि कोई व्यक्ति मर रहा है और उस समय कोई बयान देता है तो वह साक्ष्य के रूप में हमेशा स्वीकार्य रहता है। हत्या के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका नेक्स्ट आता है धारा 45 विशेषज्ञ की राय, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन, यह भी साक्ष्य माना जाता है। जैसे फोरेंसिक डॉक्टर, हस्तलेखन विशेषज्ञ आदि की राय स्वीकार्य, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह ये साक्ष्य मानी जाती है। इस पर नेक्स्ट आता है धारा 51 विशेषज्ञ राय के आधार पर, विशेषज्ञ किस आधार पर राय दे रहा है वह भी साक्ष्य माना जाएगा।
इस बार नेक्स्ट आता है धारा 52, यह चरित्र साक्ष्य सिविल केस। इसमें सिविल मामलों में पक्षकार का चरित्र सामान्य अप्रासंगिक होने पर वह भी साक्ष्य माना जाता है। इस बार नेक्स्ट धारा 53, आपराधिक मामले में अच्छा चरित्र, यानी आपराधिक मामले में कोई अच्छा चरित्र है तो आरोपी अच्छा चरित्र साबित कर सकता है और उसे मतलब कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। इस बार नेक्स्ट आता है धारा 55, सिविल मामलों में चरित्र, हर जाने की राशि तय करने में चरित्र प्रासंगिक हो सकता है, यानी किसी का चरित्र अच्छा है तो उसे हर जाने के मामले में कुछ छूट दी जा सकती है या माफी की जा सकती है। इस बार नेक्स्ट आता है धारा 124, सरकारी गोपनीयता। सरकारी गोपनीयता की बात करें, लोक सेवक सरकारी गोपनीयता संचार प्रकट नहीं करेगा, यानी कोई भी सरकारी कार्य का या सरकारी सूचना का मतलब संचार प्रकट नहीं करेगा, सरकारी सूचना को सरकारी में गुप्त रूप से अपने पास रखेगा। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 125, सूचना देने वाले की पहचान, यानी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी मुखबिर की पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कोई किसी को भी कोई सूचना देने आया कोई व्यक्ति तो उसकी मुखबिर यानी खबर देने आया तो उसकी पहचान बताना के लिए बातें नहीं है कि वह सूचना उसके गुप्तचर के माध्यम से उसका नाम में बताई ही। इसमें नेक्स्ट आता है धारा 138, जी रहे, यानी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो इसकी बात करें तो गवाह की परीक्षा के 3 चरण होते हैं, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। यहाँ होती है जैसे मतलब पहले तो वकील वगैरह है वो पूछ लेते हैं, फिर उसके पुलिस बयान ले लेती है या फिर कोर्ट में बयान लिए जाते हैं या मजिस्ट्रेट सामने बयान लिए जाते हैं। इस प्रकार से परीक्षा पुनः परीक्षा इस प्रकार से होती है। और प्रति परीक्षा में प्रश्न व्यापक हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, साक्ष्य की स्वीकार्य प्रासंगिकता प्लस वैधता, पुलिस हिरासत में इकबालिया बयान अस्वीकार्य, ये धारा 26 के तहत अस्वीकार रहता है लेकिन पुलिस को बयान लेना होता है। और फिर नेक्स्ट आता है मृत्युपूर्व कथन, धारा 32 बिना शपथ के मान्य रहता है ये। और इसके आते विशेषज्ञ राय बाध्यकारी नहीं है पर प्रभावशाली है, बरामदगी सिद्धांत, यानी धारा 27 के तहत अक्सर पुलिस परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है पेपर 12, पुलिस आचार संहिता है। इसकी बात करें पुलिस आचार संहिता क्या होती है, तो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट, इसकी बात करें तो यह रहती है, इसका अर्थ क्या होता है, आचार संहिता वह नियमावली जो पुलिस कर्मियों के नैतिक व्यवहार अनुशासन और कर्तव्य पालन को निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य क्या है, जनता में विश्वास बनाए रखना, निष्पक्षता और पारदर्शिता इसका उद्देश्य होने वाला है, कानून के प्रति निष्ठा रखना इसका उद्देश्य होने वाला है। नेक्स्ट है पुलिस कर्मी के नैतिक सिद्धांत, तो ईमानदारी, इंटीग्रिटी, रिश्वत भ्रष्टाचार से दूर रहने पुलिस कर्मी के नैतिक सिद्धांत है। निष्पक्षता, धर्म जाति लिंग वर्ग के आधार पर भेदभाव न करना यह पुलिसकर्मी के सिद्धांत है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहना भी पुलिसकर्मी के यह सिद्धांत है। वरिष्ठ अधिकारियों आदेशों का पालन करना। और गोपनीयता, संवेदनशील सूचना सुरक्षित रखना यह भी पुलिस अधिकारी की मतलब शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। शिष्टाचार के अंतर्गत जनता सम्मान पूर्वक व्यवहार करना यह शिष्टाचार में आता है। मानवाधिकारों का सम्मान, गिरफ्तारी पूछताछ में कानून का पालन करना यह भी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए पुलिस अधिकारी को। पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, टैगलाइन क्या है, ध्येय वाक्य यानी ध्येय वाक्य क्या होता है, यह मोटो रहता है, यानी किस उद्देश्य से पुलिस कार्य कर रही है। हर राज्य पुलिस का अपना ध्येय वाक्य होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य सेवार्थ कटिबद्धता, अर्थात अर्थ इसका क्या होता है, जनता की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण, ये इसका मतलब वो रहता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह ध्येय वाक्य पुलिस अधिकारी की कार्यशाला आदर्शों को दर्शाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टैगलाइन क्या है, जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण, ये मतलब पुलिस का टैगलाइन होने वाली है। इसमें नेक्स्ट आता है संवैधानिक कर्तव्य। पुलिस को संवैधानिक मूल सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रमुख जिम्मेदारियां उनके रहते हैं, जैसे कानून का शासन सभी नागरिकों के लिए समान कानून, मौलिक अधिकार और रक्षा, जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा और अवैध गिरफ्तारी से बचाव, इन अधिकारों का पालन करना चाहिए पुलिस को। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच, बिना पक्षपात के अपराध की जांच, मानव गरिमा का सम्मान। और पुलिस की प्राथमिकता क्या है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, दंगे अशांति अपराध को रोकना, यह पुलिस की मतलब क्या प्राथमिकताएं होने वाली। अपराध की रोकथाम की बात करें तो गश्त, खुफिया जानकारी, सामुदायिक पुलिसिंग, यह सब इसके रहते हैं। पीड़ित सहायता, महिला बच्चे बुजुर्ग की सहायता मतलब पुलिस को ओपन होकर करनी चाहिए, मतलब अच्छे से सहायता उनकी करनी चाहिए। त्वरित प्रतिक्रिया, ये क्या रहती है, क्विक रेस्पॉन्स, आपातकालीन कॉल पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस का नैतिक सिद्धांत होने वाला है। पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शी जवाबदेही जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। तकनीकी उपयोग, पुलिस को तकनीक का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कोई केस सुलझाने में सीसीटीवी, साइबर मॉनिटरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपन
तो अब पेपर 13 की बात कर लेते हैं। व्यवहारिक से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान और व्याख्या, यानी अर्थ क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल को समझना और उन्हें व्यवहार में लागू लाना, यह संवैधानिक प्रावधान है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सभी पुलिस कार्य संविधान के अनुसार होने चाहिए। संविधान संविधान में मतलब महत्वपूर्ण संविधान प्रावधान क्या है, मौलिक अधिकार भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसकी बात करें यहाँ अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समय समानता का अधिकार अपने प्रदान कर। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति सहभागी स्वतंत्रता अपने को यहाँ प्रदान करती है। अनुच्छेद 20 दंड संबंधी सुरक्षा संबंधी। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार के समय अधिकार संबंधित है। और पुलिस को गिरफ्तार करते समय अनुच्छेद 21 और 22 का पालन अनिवार्य करना चाहिए। मतलब पुलिस किसी को गिरफ्तार करते हैं तो अनुच्छेद 21 और 22 का अनिवार्य पालन करना चाहिए। व्याख्या कैसे करें, कानून का उद्देश्य समझे, न्यायालय के निर्णय देखें कि न्यायालय क्या निर्णय देता है, तथ्यों के अनुसार उन्हें लागू करें और मानवाधिकारों का ध्यान रखें। और इसके बाद आता है व्यवहारिक उदाहरण, जैसे गिरफ्तारी कारण बताना अनिवार्य है, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, महिला गिरफ्तारी विशेष नियम है जिनका पालन करना हमें जरूरी है। फिर आता है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स में अंतर। तो सॉफ्ट स्किल क्या होती है, व्यवहारिक कौशल, जैसे मतलब बातचीत करना वगैरह ये रहता है, वो सॉफ्ट स्किल में आता है। ये व्यक्ति के व्यवहार व्यक्तित्व से जुड़ी क्षमताएं हैं, जैसे उदाहरण के तहत संचार कौशल, कम्युनिकेशन, सहानुभूति, एम्पैथी और धैर्य यानी पेशेंस और टीम वर्क और निर्णय क्षमता, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती है। इसके बाद आती है पुलिस जनता से संवाद के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। मतलब पुलिस के द्वारा जो सॉफ्ट स्किल यूज की जाती है वो जनता से संवाद यानी बातचीत करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आती है हार्ड स्किल, यानी तकनीकी और शारीरिक कौशल इसके अंतर्गत आता है। हार्ड स्किल के अंतर्गत तकनीकी और हार्ड, इसमें तकनीकी यानी कोई कंप्यूटर वगैरह चलाना, कोई डिग्री वगैरह प्राप्त करना या कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना, जैसे बंदूक चलाना, जैसे कराटे वगैरह सीखना, मतलब और लड़ाई वगैरह सीखना, मतलब कुंफू वगैरह जितने भी आते हैं वो हार्ड स्किल के अंतर्गत आना। जैसे हथियार चलाना, ड्राइविंग करना, कंप्यूटर, साइबर जांच, फोरेंसिक ज्ञान, शारीरिक फिटनेस, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, ये हार्ड स्किल के अंतर्गत आने वाली है। फिर आता है कानून लागू करने और ऑपरेशन में ये जरूरी होती है हार्ड स्किल भी, तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सॉफ्ट स्किल व हार्ड स्किल में तुलनात्मक तालिका है। इसकी बात करें तो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या अंतर रहता है, तो इसमें सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल बात करें तो यह आकार पर करती व्यवहारिक आधारित होती है, व्यवहार आधारित तक नहीं होती है सॉफ्ट स्किल, जबकि है प्रशिक्षण आधारित होती है। उदाहरण की बात करें तो इसमें संचार, नेतृत्व, हथियार चलाना और कंप्यूटर आता है। और विकास, इसमें विकास किस पर अनुभव से होता है, इसमें प्रशिक्षण से होता है। और महत्व क्या है, जनता का विश्वास। और इसमें हार्ड स्किल में कार्य निष्पादन करना इसका महत्व होने वाला है। इस बार नेक्स्ट आता है पुलिस कार्य में दोनों का महत्व होता है, लेकिन ये चीज़ बताओ आपको ध्यान रखना है। पुलिस केवल ताकत हार्ड स्किल से काम नहीं चलेगा, जनता से अच्छा व्यवहार, छोटे जरूरी संतुलन, सब सफल पुलिस अधिकारी को इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय संविधान सर्वोच्च है, ये महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों पालन, अनुच्छेद 21 और 22 का गिरफ्तारी के समय मतलब पालन करना जरूरी है। सॉफ्ट स्किल व्यवहारिक क्षमता होती है, हार्ड स्किल तकनीक क्षमता होती है, दोनों संतुलन प्रभावी पुलिसिंग होता है। और BNS और BNSS के बदलाव चाहिए कैसे स्टडी, ये बात करें तो कैसे प्रैक्टिस, इसकी बात करें तो LGBTQIA+ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसकी बात करें तो L का होता है लेस्बियन, महिला जो महिलाओं को प्रति आकर्षित होती है उसे लेस्बियन कहा जाता है। जी यानी गे, पुरुष जो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं उसे मतलब गे कहा जाता है। फिर आता है B बाइसेक्सुअल, जो पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं बाइसेक्सुअल कहा जाता है। फिर आता है T ट्रांसजेंडर, जिनकी लैंगिक पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से अलग होती है, उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। फिर आता है Q क्वेयर यानी क्वेयर स्टाइलिंग, जो पारंपरिक लैंगिक या यौन पहचान से अलग या अभी खोज रहे हैं उन्हें क्वेयर कहा जाता है। फिर I आता है इंटरसेक्शन, जो शारीरिक रूप से पुरुष या महिला की परिभाषा में पूरी तरह फिट नहीं होती उन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। और एसेक्सुअल, जिन्हें किसी प्रति यौन आकर्षण महसूस नहीं होता उन्हें एसेक्सुअल कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और प्लस यानी अन्य सभी पहचानें जो दायरे में आती है, जैसे पेनसेक्सुअल, नॉन बाइनरी और इट्स वगैरह इसके अंतर्गत प्लस में आती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और इसके बाद आता है अब
भारतीय कानून संबंधी मामलों की सूची साइज माइनर लॉस कहा गया यह प्रति मामले से। अब जो माइनर लो कुछ केस है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, जो अपने सिलेबस में होने वाले, जिनमें से फर्स्ट केस आता है केस स्टडी, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे मतलब ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं वो केस स्टडी अब अपन कुछ पढ़ देते हैं। जैसे अपने सिलेबस में केशवानंद भारतीय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1973, यह बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत स्थापित किया गया था जिसमें संसद की संशोधन शक्ति सीमित हुई थी। 1973 का मामला होने वाला है। इसमें नेक्स्ट आता है अपना SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, यह अनुच्छेद 356 संबंधी राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग और संघवाद पर चर्चा से संबंधित है। और ये किसका है? SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का ये केस होने वाला है। इसमें नेक्स्ट आता है नाज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014 से का ये केस होने वाला है। और सेक्शन 377 समाप्त कर समलैंगिक संबंधों को अपराध से मुक्त किया गया, यानी LGBTQIA+ अधिकारियों के लिए इसमें मांग की गई है। नाज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में। फिर आता है एक अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014, यह मनमानी गिरफ्तारी रोकने और व्यक्तिगत स्वतंत्र रक्षा के लिए निर्देश दिए गए थे। इसमें अरनेश कुमार वाले में यह 2014 का होने वाला है। फिर आता है पांचवा अशफाक आलम बनाम झारखंड राज्य 2022, किशोर न्याय और कानून के साथ संघर्ष में किशोरों के अधिकारों पर बयान केंद्रित करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अशफाक आलम बनाम झारखंड राज्य 2022 का, इसमें किशोर न्याय कानून के साथ संघर्ष में किशोरों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर आता है छठे नंबर सत्येंद्र कुमार अतिल बनाम CBI, यह 2022 का रहने वाला है। यहाँ भी और जमानत प्रावधान और नावसी हिरासत से सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इस बार नेक्स्ट आता है दीपा बनाम विजयलक्ष्मी, दीपा रिट अपील 2025 का केस होने वाला, किशोर नाबालिग अधिकारों से संबंधित हल का मामला पूर्ण निर्णय की जानकारी की प्रतीक्षा इसमें दी गई है। इस पर नेक्स्ट आता है मतलब 8 नंबर जोश बनाम केरल राज्य 2010, किशोर न्याय और किशोरों के पुनर्वास पर चर्चा से संबंधित होने वाला है। फिर आता है 9 नंबर पर केस स्टडी शरद बड़ेचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984, आपराधिक कानूनी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित यह होने वाला है। इस पर नेक्स्ट आता है 10वां रविंद्र बनाम महाराष्ट्र 2020 के किशोरों या प्रतिक्रियात्मक न्याय से संबंधित आपराधिक आवेदन में ये शामिल होने वाला है। इस बार नेक्स्ट आता है V शशिधर अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, यह है लंका, किशोर या आपराधिक न्याय मामलों से संबंधित है। और एक और है 12वां S सिरिल अलेक्जेंडर बनाम 2023, यह हाल ही में 2023 का ये रहने वाला और का मामला जिन किशोर कानून या प्रतिक्रियात्मक अधिकार से शामिल होने वाला। तो साथियों ये था आज का आपका पूरा पेपर जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला, उन सभी के लिए का ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं खुद भी ये पढ़ रहा हूँ, तो आप सभी के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को अपने लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एग्जाम से जो नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करके रखना। ये कल वाले जो अपना फर्स्ट पेपर होने वाला 110 मार्क्स का, उसका ये सिलेबस था पूरा। और उसमें से कुछ शॉर्ट में मैंने बताया, शॉर्ट नोट्स में बताया, जितना ChatGPT ने मुझे लिख के दिया उतना मैंने आप सभी को बताया है, पढ़ा है। मैंने खुद के रिवीजन के लिए ये चीज़ें पढ़ी थी, आप सभी के लिए वीडियो बनाया था। कोई सी कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।